नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या की गहराई में उतरेंगे जो बहुत आम है, पर जिसके बारे में हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते। पुरानी कब्ज। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली सी परेशानी नहीं है, बल्कि एक कहीं ज्यादा जटिल स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है। तो चलिए, इसे समझने के लिए एक मिलाजुला, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या कब्ज सिर्फ एक मामूली सी तकलीफ है या फिर ये हमारे शरीर का कोई गहरा इशारा है। ये जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ पेट साफ होने या ना होने तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि पुरानी कब्ज महज एक आदत नहीं है। ये असल में एक जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम आंत के स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि उसके काम करने के तरीके, उसके फंक्शन में है। मतलब सब कुछ अपनी जगह पर तो है, पर सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा। मेडिकल भाषा में इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक डायग्नोसिस है जो रोम क्राइटेरिया पर आधारित है। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। अगर पिछले 3 महीनों में 25% से ज्यादा बार बाउल मूवमेंट के दौरान जोर लगाना पड़ रहा है, स्टूल गांठदार या सख्त है, या ऐसा महसूस होता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ और इनमें से कम 2 लक्षण मौजूद हैं, तो इसे पुरानी कब्ज की कैटेगरी में रखा जाता है। अब डॉक्टर कब्ज की गंभीरता को कैसे मापते हैं? इसके लिए वो ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये स्केल स्टूल के आकार और उसकी बनावट के आधार पर उसे 7 टाइप में बांटता है। इसमें टाइप 1 और 2 जो हैं वो गंभीर कब्ज की तरफ इशारा करते हैं, जबकि टाइप 4 को सबसे हेल्दी माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से कब्ज की समस्या पैदा होती है। चलिए अब शरीर के अंदर के विज्ञान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला है स्लो ट्रांजिट कब्ज। इसे ऐसे समझिए कि हमारी आंत एक बहुत ही धीमे ट्रैफिक जैम की तरह हो गई है, जहां सब कुछ बहुत धीरे धीरे आगे खिसक रहा है। और दूसरा है पेल्विक फ्लोर डिससिनर्जिया। इसमें निकासी का रास्ता तो है, लेकिन जो मांसपेशियां उसे कंट्रोल करती हैं वो सही समय पर रिलैक्स नहीं हो पा रही। तो एक है स्पीड की प्रॉब्लम और दूसरी है कोऑर्डिनेशन की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान मौजूद है, और वो समाधान छिपा है आधुनिक पोषण विज्ञान और हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के संगम में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे खानपान यानी आहार की। आहार की बात करें तो फाइबर की भूमिका को समझना सबसे ज़रूरी है। और फाइबर भी 2 तरह का होता है। एक है सॉल्यूबल फाइबर, जो एक स्पंज की तरह काम करता है। ये पानी सोखकर स्टूल को नरम और जेल जैसा बना देता है। वहीं दूसरी तरफ है इनसॉल्यूबल फाइबर, जो एक ब्रश की तरह काम करता है। ये घुलता नहीं, बल्कि आंतों की सफाई करते हुए स्टूल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक हेल्दी डाइजेशन के लिए इन दोनों का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि कितना फाइबर? तो देखिए, ज्यादातर वयस्कों के लिए रोजाना करीब 25 से 38 ग्राम फाइबर लेने की सलाह दी जाती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमें साबुत अनाज, दालों, फलों और सब्जियों से बड़ी आसानी से मिल सकता है। अब चलिए आयुर्वेद की तरफ चलते हैं, जिसका शरीर को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद के मुताबिक कब्ज का मुख्य कारण है वात दोष का असंतुलन। दोष मतलब हमारे शरीर की मूल ऊर्जा। वात दोष की प्रकृति ठीक हवा की तरह सूखी और ठंडी होती है, और जब ये शरीर में बढ़ जाता है तो ये हमारी आंतों में भी सूखापन यानी ड्राइनेस पैदा कर देता है, जिससे स्टूल पास करना मुश्किल हो जाता है। और आयुर्वेद की सबसे खास बात यही है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं रखता। यहाँ इलाज हर व्यक्ति के दोष के हिसाब से तय होता है। जैसे वात के सूखेपन को कम करने के लिए घी या तेल जैसी चिकनाई वाली चीज़ें, पित्त की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियां, और कफ के भारीपन को कम करने के लिए अदरक जैसी गर्म और उत्तेजक चीज़ें दी जाती हैं। और ये सिर्फ कोई पारंपरिक मान्यता नहीं है। त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के असरदारी को अब मॉडर्न साइंस भी मान रहा है। एक क्लिनिकल ट्रायल में तो ये भी पाया गया कि पुरानी कब्ज के 79% मामलों में त्रिफला कामयाब रहा। सोचिए, ये एक बहुत ही प्रभावशाली आंकड़ा है। तो डाइट और आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न मेडिसिन और योग जैसे फिजिकल प्रैक्टिस भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ये हमारे पास मौजूद समाधानों की एक और परत खोलते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कई तरह के लैक्सेटिव्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना चाहिए। सही तरीका यह है कि शुरुआत हमेशा सबसे माइल्ड ऑप्शन से की जाए, जैसे कि फाइबर वाले बल्किंग एजेंट्स,
जो ज़्यादा शक्तिशाली स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल तो सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर, और वो भी डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। और ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इन दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, खासकर स्टिमुलेंट्स का, हमारी आंतों की अपनी कुदरती ताकत को कमज़ोर कर सकता है और इससे एक तरह की लैक्सेटिव डिपेंडेंसी यानी उन पर निर्भरता पैदा हो सकती है। शायद ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो, लेकिन टॉयलेट पर बैठने का हमारा पॉस्चर भी एक बहुत बड़ी बायोमैकेनिकल भूमिका निभाता है। जब हम सिटिंग पॉस्चर में होते हैं तो मलाशय में एक तरह का मोड़, एक किंक बन जाता है जो रास्ते में रुकावट पैदा करता है। वहीं स्क्वाटिंग पॉस्चर यानी उकड़ू बैठने की मुद्रा में ये रास्ता लगभग सीधा हो जाता है, जिससे निकासी बहुत आसान हो जाती है। योग भी इसमें एक बहुत शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है। जैसे पवन मुक्त आसन, ये आसन पेट के अंगों की एक तरह से मालिश करता है। या फिर अर्धमत्स्येंद्रासन जैसे ट्विस्टिंग पोज, ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। ये जो फिजिकल स्टिमुलेशन है, ये आंतों को फिर से एक्टिव करने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बाउल रीट्रेनिंग। इसमें बस करना ये होता है कि हर दिन एक ही समय पर, खासकर खाने के कुछ देर बाद, टॉयलेट जाने की एक आदत बनाई जाए, चाहे ज़रूरत महसूस हो या ना हो। तो आखिर में चलिए इन सभी अलग अलग तरीकों को एक साथ जोड़कर एक पूरी रणनीति बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो लंबे समय तक हमारे काम आए। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सभी रणनीतियां बहुत कारगर हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कब्ज के साथ साथ स्टूल में खून आना, बिना वजह वजन का घटना या पेट में बहुत तेज दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें, तो ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में फौरन डॉक्टर से मिलना सबसे ज़रूरी है। तो रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसका सबसे कामयाब और लंबे समय तक चलने वाला इलाज किसी एक गोली में नहीं है, बल्कि ये एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल बदलाव में है। एक ऐसा मिला जुला तरीका जिसमें हमारा आहार, व्यायाम, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और हमारी आदतें सब कुछ शामिल हो। तो आखिर में हम इसे एक सवाल के साथ रोकते हैं। क्या हमारा शरीर हमें कुछ ऐसे संकेत भेज रहा है जिन्हें हम सुन नहीं रहे? और क्या इन सभी तरीकों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना ही उन संकेतों को सुनने और समझने की असली चाबी हो सकती है? शायद असली समाधान किसी बाहरी इलाज में नहीं, बल्कि अपने शरीर की आवाज़ सुनने में ही छिपा है।